जंगल का सबसे घमंडी कौवा कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी ने मिट्टी का एक बहुत बड़ा 3 मंजिला आलीशान घर बनाया था। वे दोनों पूरे जंगल के पक्षियों को बुलाकर अपना घर दिखा रहे थे और अपनी बड़ाई कर रहे थे। देखो भाई देखो, पूरे जंगल में ऐसा आलीशान घर किसी का नहीं है। मेरी इस 3 मंजिला हवेली को देखो, मैंने हर मंजिल का काम बिल्कुल तय कर रखा है। हाँ बिल्कुल, हमारी पहली मंजिल सिर्फ आराम से सोने के लिए है। दूसरी मंजिल पर तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रिंस, किंजल, देव, सोनू, प्राची। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना। हम रोज स्वादिष्ट खाना खाएंगे। और ये जो सबसे ऊपर की तीसरी मंजिल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आराम फरमाने और ऊंचाई से पूरे जंगल का नजारा देखने के लिए है। कोई भी ऐरा गैरा यहाँ कदम नहीं रख सकता। जंगल के सभी पक्षी कालू और गोरी का घमंड देखकर चुप थे। वहीं पास में एक छोटे से पेड़ पर दयालु रानो चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ एक साधारण से घोंसले में रहती थी। मम्मा, कालू अंकल का घर तो बहुत बड़ा है ना? क्या हम भी कभी ऐसे घर में रहेंगे? मेरी प्यारी गुड़िया, घर छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात तो ये है कि उस घर में रहने वालों का दिल कितना बड़ा है। हमारा छोटा घोंसला भी हमारे लिए एक महल जैसा है। देखते ही देखते शाम हो गई और अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले घने बादल छा गए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और कड़ाके की ठंड के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। तभी जंगल के रास्ते से 2 छोटे अनाथ पक्षी उड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके पंख अभी पूरी तरह नहीं आए थे। वे ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे और बहुत डरे हुए थे। भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पंख भी भीग गए हैं। अब हम कहाँ जाएं? हमारे माता पिता भी हमारे साथ नहीं हैं। रो मत छोटे, भगवान जी हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो सामने किसी से मदद मांगते हैं। दोनों मासूम बच्चे उड़ते उड़ते सबसे पहले कालू कौवे के आलीशान 3 मंजिला घर के पास पहुँचे। कालू और गोरी अपनी दूसरी मंजिल पर बैठकर मजे से गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। कालू अंकल, गोरी आंटी, कृपया हमारी मदद कीजिए। बाहर बहुत तेज बारिश है और हमें बहुत ठंड लग रही है। हमें बस आज रात के लिए सिर छुपाने की जगह दे दीजिए। अरे कालू जी, देखो जरा, ये भीगे हुए गंदे बच्चे हमारे घर के पास आ गए हैं। ये हमारी साफ सफाई खराब कर देंगे। इन्हें भगाओ यहाँ से। ए छोटे परिंदो, भागो यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है, ये मेरा महल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। मेरी तीसरी मंजिल एकदम साफ सुथरी है। वहाँ तुम जैसे गंदे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। चलो रास्ता नापो। कालू कौवे ने उन मासूम बच्चों को दुत्कार कर भगा दिया। बच्चे रोते रोते आगे बढ़े। तभी रानो चिड़िया की नज़र उन पर पड़ी। ठंड के मारे उन बच्चों का शरीर बिल्कुल नीला पड़ रहा था। अरे बाप रे, इतने छोटे बच्चे और इस भयानक तूफान में अकेले। बच्चों, जल्दी यहाँ आओ, मेरे घोंसले में आ जाओ। रानो चिड़िया ने दौड़कर दोनों बच्चों को अपने छोटे से घोंसले के अंदर खींच लिया। गुड़िया ने तुरंत अपनी सूखी घास उन बच्चों के ऊपर डाल दी ताकि उन्हें थोड़ी गर्मी मिल सके। मम्मा देखो, ये कितने ठिठुर रहे हैं। लेकिन मम्मा, हमारा घोंसला तो बहुत छोटा है। हम चारों इसमें कैसे समाएंगे? जगह बहुत कम है। बच्चे ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो गुड़िया, इन बच्चों को पूरी रात बचाने के लिए एक सुरक्षित और बड़ी जगह की ज़रूरत है। कालू भाई की तीसरी मंजिल तो बिल्कुल खाली पड़ी है। मैं एक बार उनसे विनती करके देखती हूँ। इंसानियत के नाते शायद वो मान जाए। रानो चिड़िया भारी बारिश में भीगती हुई कालू कौवे के घर पहुँची। वो खिड़की के पास जाकर हाथ जोड़कर बैठ गई। कालू भाई, खिड़की खोलो, मुसीबत का समय है। 2 छोटे अनाथ बच्चे ठंड और मौत के मुंह में है।
मेरा घोंसला बहुत छोटा है। तुम्हारी तीसरी मंजिल तो खाली रहती है ना? कृपया आज रात के लिए उन बच्चों को वहाँ आसरा दे दो। भगवान भारा भला करेगा। रानो चिड़िया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने इतनी मेहनत से ये महल क्या इन अनाथ बच्चों के लिए बनाया है? अगर उन्हें जगह चाहिए तो कहीं और जाएं। मेरी तीसरी मंजिल सिर्फ मेरे आराम के लिए है। दोबारा यहाँ मत आना। हाँ रानो, अपनी औकात में रहो और अपने छोटे घोंसले में ही गुजारा करो। हमारे आलीशान घर पर नजर मत डालो। जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया भारी मन से और रोते हुए वापस अपने घोंसले में आ गई। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब रात के 12 बजे तूफान अचानक एक भयानक रूप ले लेता है। बिजली कड़कने लगती है और इतनी तेज आंधी चलती है कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आंधी तो हमारे घोंसले को उड़ा ले जाएगी। डरो मत बच्चों, भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। आंधी इतनी तेज थी कि कालू कौवे का मिट्टी का घर जोर जोर से हिलने लगा। कालू और गोरी जो पहली मंजिल पर सो रहे थे, डर के मारे कांपने लगे। अरे गोरी, ये क्या हो रहा है? हमारा घर तो हिल रहा है। बचाओ, बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है कालू जी। तभी अचानक एक बहुत जोरदार आवाज हुई। कड़ाक! हवा का एक ऐसा भयंकर झोंका आया जिसने कालू के मिट्टी के घर की सबसे ऊपरी यानी तीसरी मंजिल को जड़ से उखाड़ दिया। वो पूरी तीसरी मंजिल हवा में उड़ने लगी। कालू और गोरी खिड़की से ये देखकर चीखने लगे। नहीं, मेरा महल, मेरी खूबसूरत तीसरी मंजिल हवा में उड़ गई। बचाओ! लेकिन यहाँ कुदरत का एक और बड़ा और अनोखा मोड़ सामने आता है। वो तीसरी मंजिल हवा में तैरती हुई बिना टूटे सीधे नीचे रानो चिड़िया के घोंसले के ठीक बगल में आकर गिरती है। रानो चिड़िया और बच्चे डर गए कि कोई बड़ी चीज उनके पास गिरी है, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो वे हैरान रह गए। वो तीसरी मंजिल जब जमीन पर गिरी तो वो बिखरी नहीं, बल्कि वो रानो के घोंसले के पास आकर एक पक्की, सुरक्षित और सुंदर गुफा के आकार में बदल गई थी। अरे देखो, ये तो एक जादुई गुफा जैसी बन गई है। इसके अंदर तो बिल्कुल हवा और पानी नहीं आ रहा है। हे भगवान, ये तो आपका साक्षात चमत्कार है। ये तो कालू भाई के घर की तीसरी मंजिल है। बच्चों, जल्दी इसके अंदर आ जाओ। रानो, गुड़िया और दोनों अनाथ बच्चे तुरंत उस सुरक्षित मिट्टी की गुफा के अंदर चले गए। अब वे बिल्कुल सुरक्षित थे और उन्हें बहुत गर्मी मिल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक और मोड़ आता है। ऊपर की तीसरी मंजिल अचानक उखड़ने के कारण कालू के घर का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते कालू का बाकी बचा हुआ 2 मंजिला आलीशान घर भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बचाओ! हमारा पूरा घर टूट गया। हम बर्बाद हो गए। कालू और गोरी का आलीशान महल पूरी तरह मिट्टी में मिल गया। वे दोनों पूरी तरह बेघर हो गए और कड़कती ठंड और तेज बारिश में बाहर बैठकर भीगने और रोने लगे। रानो चिड़िया ने गुफा के अंदर से देखा कि कालू और गोरी ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं और रो रहे हैं। रानो का दयालु दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गुफा के बाहर आकर कालू और गोरी को आवाज दी। कालू भाई, गोरी बहन, तुम दोनों वहाँ ठंड में क्यों भीग रहे हो? जल्दी से यहाँ इस गुफा के अंदर आ जाओ। यहाँ बहुत गर्मी है। नहीं रानो, मैं किस मुंह से तुम्हारे पास आऊँ? मैंने तो तुम्हारे और इन मासूम अनाथ बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैंने तुम सबको दुत्कार कर भगा दिया था। कालू अंकल, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है कि मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए। आप प्लीज अंदर आ जाइए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। हमें माफ कर दो बच्चों, हमें माफ कर दो रानो। आज हमें समझ आया कि घमंड का नतीजा कितना बुरा होता है। कालू कौवा और गोरी कौवी रोते हुए उस गुफा के अंदर आ गए। जिस तीसरी मंजिल से उन्होंने उन अनाथ बच्चों को भगाया था, आज वही तीसरी मंजिल कुदरत के करिश्मे से उन बच्चों की वजह से कालू और गोरी को आसरा दे रही थी। कालू का घमंड हमें लिए टूट चुका था और उसका दिल बदल गया था। अब उसने कसम खाई कि वो कभी घमंड नहीं करेगा और सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहेगा।
तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो दूसरों को सहारा नहीं देता, भगवान उसका घमंड मिट्टी में मिला देते हैं। इंसानियत, दया और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धन है। एक घने जंगल में रानो नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसके 2 प्यारे बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। बारिश का मौसम था। तेज बारिश की वजह से जंगल में भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। ओहो, कितनी तेज बारिश है। सुबह से पूरा जंगल छान मारा, पर बच्चों के लिए एक दाना तक नहीं मिला। गुड़िया और कुकू घर पर भूखे बैठे राह देख रहे होंगे। हे भगवान, मैं अपने बच्चों के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? रानो चिड़िया बारिश में उड़ती हुई एक पेड़ पर बैठती है, जहां उसे एक मीठा फल मिलता है। अरे, वो क्या है? फल! अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। इतना मीठा फल, इसे खाकर तो मेरे बच्चों का पेट आराम से भर जाएगा। मैं जल्दी से इसे लेकर घर निकलती हूँ। वो उसे अपनी चोंच में दबाकर खुशी खुशी घर लौटने लगती है। तभी रास्ता रोककर दुष्ट कालू कौवा आ जाता है। काव काव काव, इतनी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी है रानो चिड़िया? जरा रुक। देखता हूँ तुम ये मीठा फल अपने घर कैसे ले जाती हो। मेरा रास्ता मत रोको, मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर घर जाना है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम तो बस एक कमजोर चिड़िया हो। मैं तुमसे ये मीठा फल छीन लूंगा। कालू कौवा आगे बढ़ा और रानो चिड़िया से मीठा फल छीनकर जंगल की तरफ उड़ गया। रानो चिड़िया तेज बारिश में पेड़ की डाल पर बैठी उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ए ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? मैं सुबह से अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही थी। बहुत मुश्किल से ये फल मिला था, लेकिन कालू कौवा मेरे बच्चों का भोजन छीन कर ले गया। निराश होकर रानो चिड़िया खाली हाथ अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसके बच्चे उसे देखकर समझ गए कि माँ को भोजन नहीं मिला। माँ, आप रो क्यों रही हैं? अगर भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम आज भूखे पेट ही सो जाएंगे। माँ, मैंने तो खिड़की के पास बैठकर बारिश का पानी पी लिया है। मेरा पेट भर गया है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों, तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रही हो। जब बच्चे भूखे होते हैं तो माँ सब समझ जाती है। मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। रानो चिड़िया बारिश की परवाह किए बिना दोबारा जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक तोता मिला जो पेड़ के पत्तों में छिपा बैठा था। मत जाओ चिड़िया बहन, आगे मत जाओ। बारिश बहुत तेज है। अगर अंधेरा हो गया तो तुम घर वापस कैसे आओगी? तोते भैया, मैंने अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ लिया था, लेकिन दुष्ट कालू कौवे ने मुझसे वो खाना छीन लिया। मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती हूँ? कुछ दूर जाने पर रानो को एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई मिली। बूढ़ी चिड़िया बहुत कमज़ोर लग रही थी और उसके पास लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर रखा था। बेटी, मैं सुबह से किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? जी माँ जी, बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। बेटी, ये लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दो। मैं तुम्हें बहुत दुआ दूंगी। रानो चिड़िया अपने भूखे बच्चों के बारे में सोचने लगी, लेकिन फिर उसने बूढ़ी चिड़िया की मदद करने का फैसला किया। माँ जी, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। रानो चिड़िया ने लकड़ियाँ उठाईं और बूढ़ी चिड़िया को उसके घर तक छोड़ आई। जब वो घर के अंदर गई तो उसने देखा कि बूढ़ी चिड़िया का घर बहुत सुंदर था। माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी का नहीं होगा। हाँ बेटी, मैं बूढ़ी और कमज़ोर ज़रूर हूँ, लेकिन गरीब नहीं हूँ। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद ज़रूर करता है। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन याद रखना, इसे हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही इस्तेमाल करना। माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि आप जो भी देंगी मैं उसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूँगी। बूढ़ी चिड़िया एक बर्तन लेकर आई। वो कोई साधारण बर्तन नहीं था, बल्कि एक जादुई बर्तन था। बेटी, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है।
ये एक जादुई बर्तन है। जब भी तुम्हें भोजन चाहिए हो, इसके ऊपर लाल कपड़ा डालना और इससे भोजन मांग लेना। पहले तो रानो को विश्वास नहीं हुआ। फिर बूढ़ी चिड़िया ने बर्तन के ऊपर लाल कपड़ा रखा और उससे भोजन मांगा। मेरे जादुई बर्तन, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी बर्तन से तेज रोशनी निकली और उसमें ढेर सारा खाना आ गया। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो गई। रानो चिड़िया जादुई बर्तन लेकर अपने घर पहुंची। उसने बर्तन के ऊपर लाल कपड़ा रखा और अपने बच्चों के लिए भोजन मांगा। मेरे जादुई बर्तन, मेरे बच्चों की भूख मिटा दो, उन्हें भोजन दे दो। कुछ ही पलों में बर्तन ने ढेर सारा भोजन दे दिया। गुड़िया और कुकू इतना सारा खाना देखकर हैरान रह गई। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये सारा खाना हमारा है? आपको ये जादुई बर्तन कहाँ से मिला? हाँ मेरी बेटी, ये सारा खाना हमारा है। याद रखना, सारी बातें किताबों में नहीं लिखी होती। कुछ चीज़ें हमें हमारी नेकियों और मेहनत के बदले मिलती हैं। उधर कालू कौवा बारिश में भीगता हुआ रात को अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी गोरी कौवी भी भूखी बैठी थी। तुमने तो अपना पेट भर लिया होगा। मेरा खाना कहाँ है? क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाता? मैंने तो खुद चिड़िया से उसका मीठा फल छीन कर खाया था। बेशरम, तुम्हारी पत्नी घर में भूखी बैठी है और तुम अपना पेट भर रहे हो। तो तुम भी बाहर जाओ, बारिश में भीगो और अपने लिए खाना ढूंढो। अगली सुबह बारिश रुक गई। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी थी कि तभी बुलबुल वहाँ आई। चिड़िया बहन, मेरा बेटा बहुत भूखा है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। बुलबुल बहन, अब जंगल में कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं सबको खाना दूंगी। रानो ने जादुई बर्तन पर लाल कपड़ा रखा, उससे भोजन मांगा और वो भोजन बुलबुल को दे दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई। जब ये खबर कौवों तक पहुंची तो कालू और गोरी के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि जादुई बर्तन रानो के पास नहीं बल्कि उनके पास होना चाहिए। आज रात मैं चिड़िया का जादुई बर्तन चुरा लाऊंगा। हाँ, अगर वो बर्तन हमें नहीं मिला तो चिड़िया हमें भूखा मार देगी। वो सबको खाना देगी लेकिन हमें नहीं देगी। रात हुई, जंगल में अंधेरा छा गया। कालू चुपचाप रानो चिड़िया के घर की खिड़की पर जा बैठा। रानो और उसके बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। कालू घर के अंदर घुसा और जादुई बर्तन चुराकर भाग गया। कालू, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी बड़ी चोरी तुमने इतनी जल्दी कैसे कर ली? मैं कोई छोटा चोर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। आसपास के जंगलों में मेरे जैसा बड़ा चोर कोई नहीं होगा। कालू और गोरी को ये नहीं पता था कि जादुई बर्तन से भोजन लेने के लिए उसके ऊपर लाल कपड़ा डालना जरूरी है। कालू ने बिना लाल कपड़ा डाले ही बर्तन से खाना मांग लिया। जादुई बर्तन, मुझे जल्दी से खाना दे दो। जैसे ही कालू ने ऐसा कहा, जादुई बर्तन हवा में उड़ने लगा और जोर से कालू के सिर पर लगा। कालू घर से बाहर जा गिरा और डर के मारे चिल्लाने लगा। बचाओ, बचाओ, गोरी, मुझे बचाओ, ये जादुई बर्तन मुझे मार देगा। गोरी कौवी भी बहुत डर गई। वो तुरंत भागती हुई रानो चिड़िया के घर पहुंची और उससे मदद मांगने लगी। चिड़िया, कृपया मेरे पति को बचा लो। तुम्हारा जादुई बर्तन कालू को मार रहा है। क्या मेरा जादुई बर्तन कालू कौवे ने चुराया था? हाँ चिड़िया, हमने ही तुम्हारा जादुई बर्तन चुराया था। लेकिन जब हमने उससे खाना मांगा तो वो कालू को मारने लगा। कृपया उसे बचा लो। रानो चिड़िया गोरी के साथ कालू के घर पहुंची। जादुई बर्तन अभी भी कालू को सजा दे रहा था। रानो ने बर्तन से कालू को माफ करने के लिए कहा। मेरी जादुई बर्तन, चोर को उसकी सजा मिल गई है। शायद अब ये सुधर जाएगा। इसे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। चिड़िया, मुझे बचा लो। जादुई बर्तन ने आखिरी बार कालू के सिर पर हल्की चोट मारी और फिर रानो चिड़िया के पास लौट आया। तभी बर्तन से एक आवाज़ गूंजी।
रानो चिड़िया, मेरे अंदर का भोजन तुम्हारी नेकियों और मेहनत का फल है। मेरा असली जादू तुम्हारी अच्छाई और मेहनत में है। तुम्हारी मेहनत और नेकियां कोई नहीं चुरा सकता। रानो चिड़िया अपना जादुई बर्तन लेकर घर वापस चली गई। उस दिन के बाद रानो और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। कालू कौवा भी अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया।